भरते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को अच्छे से रब करते हुए तो चलिए शुरू करेंगे आज। तो हम कल पढ़ चुके थे भारत में अनाज संग्रहण की विधियां भी हम पूरा कर चुके थे। भारत में अनाज संग्रहण से निहित समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आती हैं वो भी हम कर चुके थे। आहार पकाने का पोषक तत्वों पर प्रभाव, तो यहाँ पर वो भी हम पढ़ चुके थे। भोजन की रासायनिक रचना, तो भोजन का वर्गीकरण भी हम यहाँ पर कर चुके थे। और ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ हैं वो होते हैं, और शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ, और तीसरा स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ, फिर विटामिन्स हम पढ़ रहे थे। मैम पेज नंबर क्या आप एक बार बता दोगे? तो अभी हम जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। मिनरल्स भी हम कंप्लीट कर चुके थे। विटामिन्स पे हम थे, बात कर रहे थे। पेज नंबर 35 और पेज नंबर 35 भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका था, बट चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 35। वीडियो ऑन कर लें सभी स्टूडेंट। हाँ, तो यहाँ मैम पढ़ा रही हैं। तो विटामिन बी, हाँ, तो ऑन करेंगे, सभी अपनी वीडियो ऑन करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में कहा है, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप उसको पूछिए, तभी आप कुछ आगे इसका पूरा फायदा ले पाएंगे। तो विटामिन B1 से हम शुरू करते हैं। सबके यहाँ पे जो रासायनिक नाम है वो भी दिए गए हैं, जैसे कि B1 इसको थियासिन हाइड्रोक्लोराइड इसको कहते हैं। किन किन चीजों में पाया जाता है वो भी यहाँ पर बताया गया है, जैसे मटर, अंडे की जर्दी, सुअर का मांस, दूध अनाजों में पाया जाता है। वयस्क पुरुषों में इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, तो वो 1.2 से 1.4 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। B2 को यहाँ B2 का नाम बताया गया राइबोफ्लेविन। B3 को पेंटाथेनिक एसिड, और यह है ज्यादातर लीवर और किडनी में पाया जाता है। और B6 यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है जो मटर, मांस, अंडे की जर्दी, मतलब कि सभी का नाम और किन किन चीजों में वो पाया जाता है ये यहाँ पर बताया गया है। तो B12 की भी हमने कल बात की थी कि B12 किन किन चीजों में पाया जाता है और किस तरीके से लेना चाहिए। तो यहाँ तक आज हम जो बात शुरू करेंगे वो करेंगे संतुलित आहार की विभिन्नता, यानी कि पेज नंबर 36। ठीक है, तो विभिन्न संतुलित आहार की विभिन्नता। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो संतुलित आहार है वो सभी के लिए समान नहीं हो सकता, वो रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। वो जो बैलेंस डाइट की आप परिभाषा कह सकते हैं वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है कि एक बैलेंस्ड डाइट क्या होनी चाहिए या क्या हो सकती है प्रति व्यक्ति के लिए। जैसे कि आयु पर निर्भर करता है। बाल्यावस्था में जब शरीर विकसित होता है तब बालक को वसा और प्रोटीन अधिक मात्रा में चाहिए। वृद्धावस्था में पाचन शक्ति दुर्बल हो जाती है, तब इन तत्वों की आवश्यकता कम हो जाती है।
तो जब बच्चे की ग्रोथ होती है उस समय, जब तक ग्रोथ का टाइम है तब तक उसकी प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है, की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उसको प्रोटीन ज्यादा देना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि प्रोटीन एक निर्माण करने वाला पदार्थ है जो शरीर के निर्माण, वृद्धि, विकास में सहायता करता है। तो यानी कि जब बालक की वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, चाहे वो मेंटल लेवल पर है, फिजिकल लेवल पर है, तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। इसी के साथ साथ फैट की जरूरत भी ज्यादा होती है, तो थोड़ा फैट, ऑयल जैसी चीजें बच्चों को की रिक्वायरमेंट ज्यादा देना चाहिए। वृद्ध अवस्था में इनकी आवश्यकता कम हो जाती है। ऑयली फूड, हेवी फूड, ये सब कम लेना चाहिए। दूसरा निर्भर करता है आपका जो बैलेंस डाइट है वो शीत प्रधान देशों में ग्रीष्म प्रधान देशों की अपेक्षा ताप का अधिक उपयोग होता है, अतः शीत प्रधान देशों को अपेक्षाकृत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो ये बात बताई गई है, जो शीत प्रधान, जो ठंडे देश हैं जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है, उन देशों में शीत तो ग्रीष्म प्रधान देशों की अपेक्षा ताप का अधिक उपयोग होता है, अतः प्रधान शीत प्रधान देशों में जहां ठंड ज्यादा पड़ती है वहां भोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर, देखिए बाहर का वातावरण में टेम्परेचर कम है, ठंडा है, तो आपके शरीर को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अपनी सभी चीजें मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है। तो उसको जब ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है तो उसकी खपत ज्यादा हो जाती है, तो उसके खाने की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जहां ठंडे एरिया में आप देखोगे कि वो ज्यादा भोजन की उनकी जरूरत होती है, डाइट अच्छी, मतलब जल्दी पाचन हो जाता है। क्योंकि ठंडे जगह, देखिए जब सर्दियां होती हैं, और दूसरा कारण है कि उनका जठराग्नि भी तेज होता है। तो दोनों कारण होते हैं। जैसे सर्दियों में कहा जाता है कि अगर आप सर्दियों में जो भी खाते हैं उसका पाचन अच्छे से हो जाता है, आप थोड़ा हैवी फूड भी लेते हैं तो वो भी पच जाता है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में जठराग्नि तेज होती है, जिसकी वजह से जो खाना है उसका पाचन पूरी तरीके से हो जाता है। लेकिन गर्मियों में पाचन कम रहता है, पाचन जठराग्नि मंद रहती है, तो इसीलिए खाना हल्का खाया जाता है। फूड जो होता है वो लाइट होना चाहिए और थोड़ा डाइट में भी कम मात्रा में लिया जाता है। तो इसलिए जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां का भोजन भी आपने देखा होगा, वहां का लाइट फूड होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे साउथ इंडिया है तो वहां का जो खान पान है वो काफी लाइट फूड है। तो क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा है, स्वेटिंग ज्यादा होती है और मिनरल्स जो है वो भी जल्दी निकलते हैं, और ऐसी जगह पे जठराग्नि थोड़ा सा कम होती है, तो जिसकी वजह से उनको लाइट फूड वो खाना पसंद करते हैं। जितने ठंडे एरिया में जाएंगे वहां का फूड जो है थोड़ा हैवी होता है, तो वो क्योंकि उसको आसानी से पचा लेते हैं। तो यानी कि जलवायु के ऊपर भी काफी आपका डाइट निर्भर करता है। पुरुष की अपेक्षा नारी को भोजन की जो है रिक्वायरमेंट, नारी की जो वो है वो कम होती है, क्योंकि उसकी जो पूरी शारीरिक संरचना है वो ऐसी होती है कि उसमें भोजन की जरूरत या सारे पोषक तत्वों की जरूरत ज्यादा होती है। तो जिस वजह से पुरुष का जो डाइट है वो थोड़ा सा ज्यादा कंपैरेटिवली एक महिला के वो ज्यादा होता है। तो यानी कि इस पर भी निर्भर करता है। फिर निर्भर करता है परिश्रम पर, आप कितनी मेहनत करते हैं, आपका डेली रूटीन का कैसा आपका फिजिकल एक्टिविटी है। शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के शरीर में अधिक ऊर्जा व उष्णता का ह्रास होता है, अतः उसकी पूर्ति हेतु अधिक भोजन चाहिए। तो जो लोग ज्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं उनको भोजन की आवश्यकता भी ज्यादा होती है। जैसे कि जो लोग बाहर मेहनत कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उनकी डाइट भी अच्छी होती है और वो उसको आसानी से पचा भी लेते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ऑफिस में बैठकर पूरा दिन काम करते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो काफी कमजोर हो जाता है और आपको डाइजेस्टिव इशू भी काफी रहते हैं, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाता है, पाचन भी मंद रहता है। तो यानी कि आपकी शारीरिक श्रम पर भी आपका डाइट निर्भर करता है। ठीक है, फिर आती है बात कृषकों का प्रचलित आहार प्रतिरूप। तो प्रस्तुत शोध में इस शीर्षक के अंतर्गत कृषकों के आहार प्रतिरूप का विश्लेषण किया गया। इसके लिए सर्वेक्षण से प्राप्त खाद्य पदार्थों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया। पहला मुख्य खाद्य पदार्थ जो है, पहला जो भोजन है यानी कि जो आपके खाने की प्लेट है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है मुख्य खाद्य पदार्थ, द्वितीय सहायक, दूसरा है सहायक खाद्य पदार्थ और तीसरा है विशिष्ट खाद्य पदार्थ। यानी कि आपकी प्लेट में 3 तरीके के खाद्य पदार्थ, एक कृषक यानी किसान के प्लेट में 3 तरीके के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। मुख्य खाद्य पदार्थ तो सभी वर्गों द्वारा सामान्यतः पेट भरने के लिए ग्रहण किए जाते हैं। जैसे जो अगर एक नॉर्मल प्लेट की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, मुख्य खाद्य पदार्थ रोटी, दाल, सब्जी, चावल, जो ये मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, जिससे आपका मेन आप पेट भरने का काम करते हो। ये पदार्थ न केवल प्रचुर मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं बल्कि लोगों के भोजन में इन पदार्थों की भागीदारी भी सर्वाधिक होती है। तो यानी कि आपकी प्लेट में जो सबसे ज्यादा हिस्सा होता है वो किसका होता है, या तो दाल सब्जी का और रोटी चावल का। ठीक है, तो बल्कि खाद्य पदार्थों में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में भिन्नता कम देखने को मिलती है, परंतु तुलनात्मक रूप से छोटे कृषक परिवारों तथा बड़े कृषक परिवारों में यह भिन्नता अधिक दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए रोटी तथा दाल विभिन्न वर्गों में प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में प्रचलित है, परंतु भात सामान्यतः सीमांत कृषक, लघु कृषक तथा लघु मध्यम कृषकों के मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में प्रचलित है, जबकि मध्यम तथा बड़े जो कृषक हैं उनका मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में सम्मिलित नहीं रहता। यह वर्ष के केवल कुछ दिनों में ही चावल के रूप में मध्याह्न भोजन में प्रचलित है और रात्रिकालीन भोजन के साथ यदा कदा ही सेवन किया जाता है। यानी कि जो चावल की यहाँ पर बात की गई है, तो चावल का जो मेन है वो या तो छोटा किसान या मध्यम वर्गीय किसान उसको ज्यादा यूज करता है। जितना वो मतलब फाइनेंशियली बड़ा होता चला जाएगा तो देखने में आता है कि वो उसका जो चावल का कंजप्शन है, जो उपयोग है, वो कम हो जाता है। और वो कभी कभार क्या तो दोपहर में खाएगा चावल को ज्यादातर, या फिर रात में कभी कभार, इसमें सब बताया गया है। सब्जियां जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में तरकारी कहते हैं, बड़े तथा मध्यम आकार वाले कृषक परिवारों में मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में प्रचलित हैं। जो बड़े फाइनेंशियली रिच सक्षम कृषक होते हैं, किसान होते हैं, तो वो सब्जियों को काफी मात्रा में उपयोग करते हैं, यानी कि सब्जियां काफी मात्रा में बनाई जाती हैं। बड़े तथा मध्यम आकार वाले कृषक परिवारों में मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में प्रचलित हैं, तो वो सब्जियां ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जबकि सीमांत और छोटे आकार वाले कृषकों के परिवारों में सबसे पूर्णतः और आंशिक रूप से दाल की स्थान पर पाई जाती है। तो यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जितने वो फाइनेंशियली सक्षम होगा तो सब्जियों का उपयोग उतना ज्यादा करेगा और दालों पर उसकी निर्भरता कम होगी, दाल कम खाएगा कंपैरेटिवली। और जितना वो फाइनेंशियली कमजोर किसान छोटा किसान होता है उसकी निर्भरता दाल पर ज्यादा होती है। ठीक है, तो और यदा कदा ही उनका उपयोग किया जाता है। अन्य प्रमुख खाद्य पदार्थों में सीमांत तथा छोटे कृषक परिवारों में मांसाहार अधिक प्रचलित है, जबकि बड़े कृषक परिवारों में मांसाहार कम प्रचलित है। मुस्लिम परिवारों में मांसाहार प्रमुख खाद्य पदार्थों के रूप में काफी प्रचलित है।
जिसमें बकरे का मांस, मछली, पक्षियों के मांस की प्रमुखता रहती है। कुछ लोगों में अंडों के सेवन का भी प्रचलन है, यानी कि खान पान कैसा कैसा होता है वो सब यहाँ पर बताया गया है। विभिन्न वर्गों में भोजन संबंधी आदतों में प्रचलित कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है, जिसमें पराठा, खिचड़ी, सत्तू, मेहरी, गादा, कोहरी आदि छोटे कृषक परिवारों में प्रातःकालीन भोजन के रूप में सामान्यतः रूप से प्रचलित हैं। जबकि बड़े आकार के कृषक परिवारों में हलवा, पूरी, दही, सत्तू, खिचड़ी आदि ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो यानी कि फाइनेंशियल बेस पर भी यहाँ पर भोजन में विभिन्नता देखने को मिलती है। अगर कोई फाइनेंशियली सक्षम है तो उसका भोजन में सब्जियां ज्यादा होंगी, ठीक है, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, फल, सब्जियां। और जो छोटा किसान है उसके खाने में चावल ज्यादा होएगा, नॉन वेजिटेरियन फूड यहाँ पर बताया गया है, तो ये चीजें ज्यादा होती हैं। और कुछ चीजें कॉमन है जैसे सत्तू, खिचड़ी, ये दोनों में ही कॉमन बताई गई हैं कि एरिया वाइज ये चीजें दोनों ही तरीके से यूज किए जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कठिन परिश्रम के कारण सभी वर्गों में ठोस आहार लेने का प्रचलन है। एक अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण में सहायक खाद्य पदार्थ आते हैं, जिसको सूची नंबर 1 में दर्शाया गया है। ये खाद्य पदार्थ या तो स्वाद बढ़ाने के लिए प्रमुख खाद्य पदार्थों के साथ सेवन किए जाते हैं या फिर भोजन की मात्रात्मक वृद्धि के लिए इन खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो अनजाने ही शरीर की अम्लता आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में सहायक होते हैं। इन खाद्य पदार्थों का सेवन सभी लोगों द्वारा समान रूप से नहीं किया जाता। इनका सेवन अत्यंत सीमित लोगों तक ही रहता है। सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि जैसे अचार, चटनी, मट्ठे का प्रचलन इनकी उपलब्धता के आधार पर लगभग सभी वर्गों में पाया गया, जबकि दही, सरबा, घी तथा मक्खन का प्रचलन कुछ ही जो वर्ग हैं उनमें पाया जाता है। तो जैसे कि जो साइड फूड है जैसे कि अचार, चटनी, तो वो क्यों रखा जाता है मुख्य भोजन के साथ? क्योंकि वो खाने का पाचन करता है। तो और ये आपके गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जैसे कि अचार हो गए, चटनी हो गई, ये जो चीजें हैं ये आपके गट हेल्थ को भी बेहतर करती हैं, यानी कि आपके जो बैक्टीरिया हैं पाचन के लिए उनको बढ़ाती हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो मार्केट से लाते हैं उनकी बात नहीं की गई है। जो जैसे घर पे बने अचार हो गए या चटनी हो गई, तो ये चीजें खाने का पाचन को तेज करती हैं, यानी कि जठराग्नि को भी बढ़ाती हैं। वातावरण को जैसे कि हमने पढ़ा था अपने स्टमक में अम्लीय वातावरण चाहिए, तो उस अम्लीय वातावरण को भी बना के रखते हैं। साथ साथ में ये गट हेल्थ को, यानी कि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं पाचन के लिए, उनको भी बढ़ाते हैं। तो साइड फूड जरूर रखना चाहिए, चाहे मात्रा थोड़ी होनी चाहिए साइड फूड की। और जैसे थोड़ी या तो चटनी हो गई, पापड़ हो गया, अचार हो गया, मट्ठा हो गया, तो ये सब चीजें साइड फूड है और इनका काम है आपके पाचन की क्रिया को तेज करना, पाचन की क्रिया को अच्छा रखने में ये सब चीजें मदद करती हैं। ठीक है, तो अब बारी आ जाती है तो यहाँ पर शराब के बारे में भी बताया गया है कि इसका भी वर्ग के आधार पर अलग अलग प्रकार से सेवन किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं कि फाइनेंशियल बेस पर कैसे इनका उपयोग किया जाता है। और मुख्य भोजन हो गया, साइड फूड हो गया, और कुछ विशिष्ट भोजन भी होते हैं, जैसे कि जो कि आपके जैसे कि विशिष्ट भोजन में आता है आपका जो आप जैसे कोई गेस्ट है तब उसको सर्व करते हैं, तो वो विशिष्ट भोजन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरीके के मुख्य भोजन बताए गए हैं जो प्लेट में रखा जाता है। मुख्य भोजन,
और जो साइड फूड होता है, और तीसरा जो विशिष्ट भोजन है। अब बारी आती है यहाँ पर आहार पकाने की विधियां। भोजन पकाने की विधियों का वर्गीकरण करना है। उबालना, सबसे पहले बात करते हैं, अगर खाने को उबाल कर पकाया जाता है तो उसका क्या असर पड़ता है। उबालना, इस विधि में खाद्य पदार्थों को पानी में डालकर पकाया जाता है, अतः भोजन पानी के सीधे संपर्क में रहता है। दूसरा तरीका होता है भाप में पकाना, भाप के द्वारा भी भोजन को पकाया जाता है। तीसरा तरीका है प्रेशर कुकर के द्वारा, प्रेशर के द्वारा पकाना। चौथा तरीका आता है तलना, यानी कि भोजन को तलकर पकाना। पांचवा तरीका है बेकिंग, बेकिंग के द्वारा। ठीक है, तो 5 तरीके हैं किसी भी भोजन को पकाने के। तो उबाल कर पकाना, भाप में पकाना, प्रेशर कुकर के द्वारा पकाना, तलना या फिर बेकिंग करना। वैसे तो भूनना भी हो सकता है एक तरीका, भूनकर, हाँ इसमें है भूनना। ठीक है, तो अब इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। जैसे उबालना, इस विधि में खाद्य पदार्थ को पानी में डालकर पकाया जाता है, अतः भोजन पानी के सीधे संपर्क में रहता है। उबालना आपको पता ही है, किसी भी चीज को कैसे उबाला जाता है। दूसरा आता है भाप में पकाना, जब यह खाद्य पदार्थों को पानी द्वारा पकाने की एक विधि है, पर इस विधि में खाद्य पदार्थ पानी के सीधे संपर्क में नहीं रहता, बल्कि पानी द्वारा उत्पन्न भाप से पकाया जाता है। क्या आप मुझे बताएंगे भाप से किसी भी चीज को पकाने का एक उदाहरण क्या आप मुझे देंगे? इडली। जी, तो जैसे इडली है वो सीधा पानी में नहीं पकाई जाती, उसको पानी ऐसे एक बर्तन में पानी भर के रखा जाता है, जिससे उसकी भाप के द्वारा ही इडली बनती है। ठीक है, तो मैडम मोमोज भी बनते हैं ना ऐसे उबल? ढोकला। सेम, मोमोज भी आपके भाप के द्वारा ही बनते हैं, इडली भी भाप के द्वारा ही बनती हैं। अब बात है प्रत्यक्ष भाप में पकना, इस विधि में खाना भाप के सीधे संपर्क में आकर पकता है। दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से पकाना, इस विधि में खाद्य पदार्थ भाप के सीधे संपर्क में नहीं आता, क्योंकि वह बंद डिब्बे में होता है, और वह डिब्बा जब भाप की चारों तरफ से घिर जाता है तो उसकी ऊष्मा से भोजन पककर तैयार हो जाता है। तो जैसे आपने जो बताया इडली, मोमोज, वो प्रत्यक्ष रूप से है, मतलब सीधी भाप उस पे लगती है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पकना, यानी कि उसमें उस खाने को किसी बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और उसके बाहर बर्तन में पानी भरा जाता है, जिससे कि उसका भाप के द्वारा जो डिब्बे के अंदर बंद भोज्य पदार्थ है वो पकता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो 2 तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाप के द्वारा भोजन का पकना। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के द्वारा तो आप सभी जानते ही हैं, प्रेशर के द्वारा इस विधि में भोजन को सामान्य से अधिक दबाव डाला जाता है, क्योंकि दबाव बढ़ने से तापमान बढ़ जाता है और भोजन जल्दी पक जाता है। इस विधि द्वारा भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि उसमें एक प्रेशर डेवलप करा जाता है और वो प्रेशर के द्वारा भोजन पकता है। ठीक है, तो ये प्रेशर द्वारा पकना हो गया। फिर होता है तलना, किसी भी भोजन को जब तेल में डालकर पकाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तलना। बेकिंग, किसी भी चीज को जब एक ओवन या उसमें कुक किया जाता है, सूखे ऊष्मा से पकाया जाता है, यानी कि ड्राई हीट द्वारा सीधा उसको पकाया जाता है, तो वो बेकिंग कहलाता है। ठीक है, और भूनना, इस विधि में खाद्य पदार्थ को बिना ढके सूखी ऊष्मा द्वारा पकाया जाता है। यह क्रिया तंदूर में, ओवन में या फिर किसी भारी तली के बर्तन में संपन्न की जा सकती है। तो भूनने के उदाहरण यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे कि ओवन में भी आप कर सकते हैं, भुनाई कर सकते हो, या फिर किसी ड्राई उसमें भी, जैसे कि बहुत सारी चीजें भुनी जाती हैं, मूंगफली के दाने भुने जाते हैं, या फिर पॉपकॉर्न होता है, तो वो भूनने की क्रिया होती है। शुष्क मतलब उसमें रेत में या कुछ इस तरीके से भुना जाता है, यानी कि कोई तेल या कोई चिकनाई का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये कुछ तरीके बताए गए जिनके द्वारा खाने को बनाया जाता है। अब बारी आ जाती है यहाँ पर खाद्य पदार्थों में मिलावट
और परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार और परीक्षण। दूध में कुछ मिलावटें भी होती हैं खाने में, जैसे दूध में क्या मिला देते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, वनस्पति घी अथवा चर्बी, महंगे श्रेष्ठ अन्नों में सस्ते और घटिया अन्न आदि के मिश्रण को साधारणतः मिलावट या फिर अपमिश्रण कहते हैं। किंतु मिश्रण के बिना भी दूध खाद्य को विकृत अथवा हानिकारक किया जा सकता है और इसके पौष्टिक तत्व को गिराया जा सकता है। दूध से मक्खन का कुछ अंश निकालकर उसे शुद्ध दूध के रूप में बेचना, यानी कि खाने में अलग अलग तरीके से मिलावट की जा सकती है या की जाती है, जैसे दूध में पानी का मिला देना, या फिर यहाँ पर बताया गया है कि जैसे वनस्पति घी या कोई भी उसमें दूसरी चीजों का मिला देना, अन्न में सस्ता या घटिया अनाज मिला देना, तो हर चीज में मिलावट की जाती है। दूध से मक्खन का कुछ अंश निकालकर उसे शुद्ध दूध के रूप में बेचना। अब जैसे दूध है, उससे आपने मक्खन निकाल लिया या उसका फैट निकाल लिया, फिर आप उस दूध को बेचते हो, तो ये भी एक तरीके की मिलावट है ना। तो अथवा एक बार प्रयुक्त चाय की सारहित पत्तियों को सुखाकर पुनः बेच देना, मतलब एक बार उससे चाय बना ली, फिर उसको सुखा के फिर से बेच दिया। तो यानी कि मिलावट तो बहुत हर चीज में आज के समय में हो रही है। इसी प्रकार बिना किसी मिलावट के घटिया वस्तु को शुद्ध एवं विशेषकर गुणकारी घोषित कर झूठे दावे सहित आकर्षक नाम देकर जनता को ठगा जा सकता है। इस कारण मिलावट अथवा मिश्रण जैसे शब्द खाद्य विकारी कार्यों के लिए पूर्ण रूप से सार्थक नहीं है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन, निर्माण, संचय, वितरण और वेष्टन, विक्रय आदि से संबंधित वे सभी कुत्सित कार्य जो उसके स्वाभाविक गुण और सारतत्व अथवा श्रेष्ठता को कम करने वाले होते हैं, अथवा जिनके ग्राहक के स्वास्थ्य को हानि हो और उसके ठगे जाने की संभावना हो, अपद्रव्यकरण या अपनामकरण यानी कि मिस ब्रांडिंग द्वारा सूचित किया जाता हो। यानी कि किसी चीज में कोई चीज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके फिर भी उसको बताया जा रहा है कि इसमें ये फायदा, इसमें ये फायदा, इसके ये गुण है, तो यानी कि वो एक मिस ब्रांडिंग हो गई। जन स्वास्थ्य तथा न्याय विधान की दृष्टि में ये शब्द बहुत व्यापक अर्थ के द्योतक हैं। तो यानी कि किसी भी चीज को कुछ भी कहकर बेच देना, उसमें मिलावट करना, किसी भी लेवल पर, निर्माण में, पैकेजिंग में, कहीं पर भी मिलावट हो सकती है। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट, अपर्याप्त पोषण के कारणों में हमने खाद्य सामग्री में मिलावट को भी एक इंगित किया, क्योंकि मिलावट से खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों का ह्रास होता है, यानी कम होते हैं। किसी चीज में मिलावट हो जाएगी तो उसके पोषक तत्व कम हो जाएंगे, उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। इस मिलावट की कुप्रथा पर भी हमें थोड़ा सा विचार जरूर करना चाहिए। मिलावट की वैज्ञानिक परिभाषा में विधान है जो कि खाद्य पदार्थ बेचे जाने हेतु प्रदर्शित किए जाएं या फिर बेचने हेतु संग्रहित किए जाएं, और जो आपने अपने यथार्थ स्वरूप, गुण व असलियत के ना हो। जो जैसे कोई भी चीज है जो अपने असली रूप में ना हो, उसमें गुण ना हो, तो यानी कि उसमें मिलावट की गई है। जिनमें अन्य घटिया तथा सस्ते पदार्थ मिला दिए गए हों, जिनमें कुछ वर्जित रंग मिला दिए गए हों, जिनमें रक्षण हेतु अज्ञात मात्रा से अधिक रासायनिक पदार्थ मिला दिए गए हों, जो मूल्य के अनुरूप ना हो, जो कीटाणुओं से दूषित हो गए हों, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों, यानी कि ये सब मिलावट की कैटेगरी में ही आएंगे। अगर मतलब कि उसमें कोई कीटाणु, कोई जीवाणु पनप गया है खाने की चीज में, वो बेच रहे हैं जानबूझकर उस चीज को,
उन्हें पता है कि ये खराब हो चुकी है। या फिर किसी चीज का मूल्य तो 10 रुपए है, उसे 100 रुपए में बेचा जा रहा है, तो ये भी एक तरीके से मिलावटी है, यानी कि उसको उसके रेट से कई गुना रेट पे जब बेचते हैं तो वो भी एक गलत बात है, उसको भी गलत माना जाएगा। और रक्षण हेतु अज्ञात मतलब उसके उसके अंदर न जाने किसी भी केमिकल को मिला देना, प्रिजर्वेटिव को मिला देना, ये भी एक, या फिर उसमें कोई भी कलर मिला देना, या सस्ता कुछ भी मिला देना, जैसे लाल मिर्ची में कुछ और मिला देना, धनिये में, आजकल ये सब चीजें पता नहीं चलती हैं, तो यानी कि सब मिलावट होती हैं अलग अलग तरीके से, वह सब मिलावटी समझे जाने चाहिए। इसके अनंतर खाद्य सामग्री सड़ी गली हो, घुन लगी हो, तेल की बनी हो होने पर भी भीगी की बनी बतलाई जाती है और उसी भाव में बेची जाती है। तो या फिर खुले में रखे होने के कारण मक्खी या मिट्टी कणों से दूषित हो गई हो तो वह भी मिलावट की परिभाषा में ही आती है। तो यानी कि कोई भी चीज अगर खराब हो गई है, सड़ गई है, गल गई है, तो खराब तेल की बनी हुई है, और तो यानी कि जो भी तरीका मतलब वो खाने योग्य नहीं है, और जो बेच रहा है उसको वो पता है कि ये खराब है और फिर भी वो आपको बेच रहा है, तो यानी कि वो एक पूरी तरीके से मिलावटी खाद्य पदार्थ है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं कि किस किस खाने की चीज में क्या क्या मिलावट हो सकती है या की जाती है। जैसे अनाज, मिट्टी या कंकड़ का मिश्रण उसमें अनाज की में मिला देना, तो उसकी मात्रा में मात्रा बढ़ जाती है। किसी अनाज में आप कंकड़ पत्थर मिला दोगे, और दाम के अनुरूप ग्राहक को पूरी मात्रा में अनाज पर्याप्त ना होना, तो यानी कि उसमें अनाज की मात्रा कम हो जाएगी, कंकड़ पत्थर की बढ़ जाएगी। सस्ते अनाज का मिश्रण उस जैसे गेहूं में जौ, कंकड़, मिट्टी इत्यादि मिला देना, गेहूं में जैसे जौ, कंकड़ ये सब मिला देना। तीसरा, अच्छे अनाज में घुन लगे अनाज का मिश्रण, जो खराब अनाज है वो मिला देना, टूटे दाने वाला मिला देना, है ना। आटे, मैदा आदि गेहूं के आटे में घिसा पत्थर का चूर्ण मिला देना, सस्ते आटे का मिश्रण मिला देना। अब आप देखिए किस किस लेवल पर मिलावट होती है, जो हम जाने अनजाने हमें पता भी नहीं होता और हम चीजों को खा लेते हैं। दालों में किस तरीके से मिलावट की जाती है। कंकड़, मिट्टी का कंकड़ मिलाया जा सकता है, मिट्टी का मिश्रण मिलाया जा सकता है। अरहर की दाल में खेसरी की दाल मिला देते हैं, और जैसे कि अरगट का मिश्रण, जिससे वह भी साफ हो जाती है। तो यहाँ पे दालों में भुने चने में मक्का के दाने मिला देना, घी में वनस्पति चर्बी मिला देना, यानी कि मक्खन में घिया पत्थर, चर्बी, मार्गिन, या फिर बिलोते समय वनस्पति का मिश्रण घी मक्खन में अधिक छाछ को छोड़ देना। तो मतलब हर चीज में, दूध में मलाई का निकाल लेना, या पानी या अरारोट मिला देना दूध गाढ़ा करने के लिए, तो ये दूध में मिलावट हो जाती है। दही को क्रीम निकालकर फिर उस दूध की दही जमाना, या फिर सफेद ब्लॉटिंग पेपर की कतरन का मिश्रण मिला देना दही में। रबड़ी में अरारोट या सिंघाड़ा, चावल, आलू आदि के आटे को मिला देना, और तो इस तरीके से ब्लॉटिंग पेपर की कतरन का मिश्रण मिला देना रबड़ी में। वनस्पति, वैसलीन, चर्बी या फिर मशीनों में काम आने वाले तेलों का मिश्रण मिला देना वनस्पति घी या तेल में। तेल की भांति भांति के तेलों का, या तो पेट्रोलियम से बने तेलों या रासायनिक घोलों का मिश्रण। सरसों में आर्जिमोन के दाने का मिश्रण, सरसों के तेल में विषाक्तता और जिससे एपिडेमिक ड्रॉप्सी की शिकायत हो सकती है। तो यानी कि हर चीज में मिलावट की जा रही है। धनिये में ये लिखा है कि धनिये में बुरादा चावल का भूसा मिला देना, घोड़ी की लीद मिला देना, पिसी मिर्च में लकड़ी का लाल रंग का बुरादा, सूखे बेरों के छिलके मिला देना पिसी हल्दी में, संख्या शीशा तांबा आदि के क्षार, पीली मिट्टी, ईंट का चूर्ण, सस्ते रंग का मिश्रण, काली मिर्च में पपीते के बीज या चूहे की मींगने मिला देना,
तो आप ये सोचिए कि हम उन चीजों को खाते हैं तो हमें कई बार पता भी नहीं चलता होगा। चाय हल्की किस्म की पत्तियों में लाई गई में मतलब पत्ते लकड़ी का बुरादा, चमड़े की कतरन और बुरादे वाली चाय मिट्टी का मिश्रण मिला देना। मलाई में सफेद ब्लॉटिंग पेपर की कतरन मिला देना। तो कॉफी में चकोरी का मिश्रण मिला देना। जीरे में कच्ची फूलवाद के बीजों का रेत या मिश्रण। केसरी में पीले रंगी मूंज की कतरन या भुट्टो के रेशों की कतरन। तो इसे हम केसर समझ लेते हैं। जो भुट्टे के ऊपर बारीक बारीक बाल होते हैं उन्हें कलर करके केसर के रूप में बेचा जाता है। शहद गुड़ की चाशनी का मिश्रण बना के शहद के रूप में बेचते हैं। आइसक्रीम या कुल्फी में सिंघाड़े का आटा, अरारोट, सफेद ब्लॉटिंग पेपर की कतरन मिश्रण और शक्कर के स्थान पर सैकरीन का प्रयोग करना। शराब, पानी, मेथिलेटेड स्पिरिट या फिर वार्निश का मिश्रण मिला देना। तो यानी कि किस हर चीज में मिश्रण यानी कि मिलावट की जाती है। तो आज हम अभी हमारे पास 3-4 ही पेज रह गए, इसको हम कल करेंगे। आज अब हम 15 मिनट है हमारे पास लगभग। तो इन 15 मिनट में अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हम उनको लेते हैं और उन पर बात करेंगे। आहार की परिभाषा क्या है? आहार किसे कहोगे? शुरू में आ जाइए। शुरू में मैं बता देती हूँ, शुरू में आ जाओ, वहीं पे आपको डेफिनेशन मिलेगी। आहार क्या है? अन्न से प्राणी उत्पन्न होती है, अन्न से ही बुद्धि करती है। वही है डेफिनेशन तो। हाँ, इसमें आप ये लिखेंगे आहार का अर्थ है भीतर लेना। मुंह से कोई भी चीज जब अंदर ले रहे हो तो वो भोजन के रूप में होती है। तो कोई भी खाने के पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो, आहार या भोजन है। ठीक है, तो पेज नंबर 4 पर अंडरलाइन कर लेंगे। पेज नंबर 4 पर कोई भी खाने योग्य पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो, आहार या भोजन है। भोजन के अंतर्गत ठोस, अर्ध ठोस या तरल सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये भोजन की डेफिनेशन अगर आती है तो आप यहाँ ये बताइए। ठीक है, और उसका क्या उसकी विशेषताएं हैं वो भी आप साथ में बता देंगे। गुणों के आधार पर भोजन कितनी प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। 3 प्रकार का होता है। कौन सी? सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक। हाँ, तो अब एक एक बार बताएंगे। सात्विक भोजन, राजसिक और तामसिक, तीनों के बारे में एक एक बार बताएंगे। तो सबसे पहले सात्विक के बारे में आप बताएंगे। सविता, आप सात्विक भोजन क्या है, क्या सात्विक भोजन के गुण हैं?
ताजा भोजन जो फल सब्जी जो मन को शांत करे। तो जैसे ताजा भोजन हो गया ना, तो जिसमें हरी सब्जी, कोई भी ताजा भोजन जो पकता है ना, सात्विक भोजन होता है। दूसरा बताएंगे राजसिक भोजन कौन सा है, इसको बताएंगे परमेश्वर जी, आप बताइए। मैडम ये ज्यादा मसालेदार तेल वाले भोजन, और ये मतलब राजा महाराजों के खाए जाते हैं मैडम, जो ज्यादा मसाले वाले, ज्यादा तेल वाले, लेकिन मिर्च ये तो मसाला। आपने बताया, लेकिन इसका आपके मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी बताएंगे। राजसिक भोजन का आपके शरीर पर क्या प्रभाव या मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैडम गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। शरीर और मन को उत्तेजित करने वाला भोजन राजसिक भोजन होता है, यानी ठीक है। तो जो आपके शरीर और मन को उत्तेजित करे, जैसे सात्विक तो शांत करने वाला है। सात्विक क्या है? शुद्ध करता है, शरीर को शुद्धिकरण करता है और शांत करता है। राजसिक भोजन आपके मन और शरीर को उत्तेजित करने वाला भोजन होता है। जरूरत थोड़ी मात्रा में किया जाए तो फिर भी ठीक है। अति सेवन ज्यादा करने से चंचलता, क्रोध, क्लेश, अनिद्रा उत्पन्न होता है। ठीक है। अब बारी आती है तामसिक भोजन की। तामसिक भोजन क्या है और क्या आपके मन और शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है? अनीमा जी, आप बताएंगे। मैम ये खाना आलस पैदा करता है, जी, मन को मंद करने वाला खाना है। क्या भोजन आएगा इसमें? कैसा खाना आएगा इसमें? मांसाहारी है, जो मांस मछली आएगा, हाँ, ज्यादा मीठा, तला हुआ, बहुत इसमें आएगा रखा हुआ बासी खाना, बहुत ज्यादा मिठाई खाना, शराब वगैरह का सेवन, मांस मदिरा का सेवन करना। तो ये सब जो है जंक फूड, ये सब आपके आएंगे तामसिक में। ठीक है। राजसिक में आएंगे तला भुना और मसालेदार चाय कॉफी, वो सब आएंगे राजसिक भोजन में। ठीक है। और तामसिक में बासी खाना, बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खाना, ठीक है, और बहुत ज्यादा ड्रिंक करना, जंक फूड खाना, तो ये सब आपके तामसिक भोजन में आएंगे। ठीक है। अब बताइए पोषण क्या है? भोजन करने के बाद जो शरीर में परिवर्तन होता है उसको पोषण कहते हैं। हाँ, यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन दी गई है पोषण की, तो आप उनमें से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो जैसे पोषण उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जिसमें के माध्यम से प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण और उनका उपयोग करता है जिससे उसकी वृद्धि और विकास होता है। दूसरी डेफिनेशन है प्राणी द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन से आने वाले परिवर्तन, जो हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं, उसका अध्ययन जो होता है वो पोषण, या फिर विज्ञान की वह शाखा जिसके केंद्रीय बिंदु भोजन तथा उससे संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन करना पोषण कहलाता है। तो यहाँ पर 2-3 डेफिनेशन बताई गई हैं। यहाँ पर अब बताएंगे पोषक तत्व, और जैसे कि मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हाँ, वो पदार्थ हो गए यहाँ पे। मतलब आप भी वो भी बात ठीक है, लेकिन जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश। हाँ, ठीक है। और जो मतलब गौण पोषक तत्व, यानी कि जिनकी जरूरत कम मात्रा में होती है, वो कौन कौन से तत्व हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, गंधक। और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये पोषक तत्व की आपको लिखना होगा, मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो मुख्य में कौन कौन से होंगे और गौण में कौन कौन से आएंगे और सूक्ष्म में कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से पोषक तत्व आएंगे। अब यहाँ पर अब बताएंगे आप पोषक तत्वों, जो पोषक तत्व हैं उनको वर्गीकरण। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा। यहाँ पर एक लाइन और है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, खनिज लवण। खनिज लवण कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटैश भी काफी मात्रा में लगते हैं। इन्हें स्थूल पोषक तत्व या बृहद पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये लाइन भी आप एक पॉइंट को नोट करके रखना। तो अब यहाँ पर जो आहार का वर्गीकरण गुणों के आधार पर तो पहले हो गया, गुणों के आधार पर तो सात्विक, राजसिक और तामसिक हो गया था। अब आहार का वर्गीकरण यहाँ पर कार्य के अनुसार, ठीक है, अगर कार्य के अनुसार हम बात करें आहार के वर्गीकरण की, तो उसका कैसे वर्गीकरण करोगे आप। एक तो आहार का वर्गीकरण किया जा सकता है उसकी उत्पत्ति के आधार पर, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, प्राणी जनक है, प्राणीजन्य भोजन है या वनस्पति जन्य है। दूसरा उसकी रासायनिक संयोजन के आधार पर, जो कि 5 तरीके के हम पढ़ते आ रहे हैं। तो कौन कौन से 5 हैं वो बताएंगे जरा। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन। हाँ, तो ठीक है, ये हो गए 5 जो रासायनिक संयोजन के आधार पर वर्गीकरण है। जो शरीर का निर्माण करने वाला भोजन है वो क्या है और किन किन चीजों में वो पाया जाता है। तेल, घी, मक्खन। क्या है वो, किस प्रोटीन, क्या प्रोटीन है ना, प्रोटीन। तो किन किन चीजों में पाया जाता है प्रोटीन। दाल, दूध, अंडा, मांस, मछली, मांस। ठीक है। जब भोजन का पाचन वो कहाँ से शुरू होता है, हम पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है। मुंह से, मुख से मैम। मुंह में किसका पाचन होता है सबसे पहले। भोजन के किस पार्ट का, मतलब कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, किसका पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट। कौन सा एंजाइम रिलीज होता है मुंह से, जो लार है, लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। क्राइम। क्या। क्राइम। ग्लाइकोप्रोटीन।
चले छोड़ दीजिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। माइलेज में। हाँ, सलाइवा एमाइलेज। तो जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू करता है। इसके बाद बारी आती है प्रोटीन की। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? उदर में। उदर की जो पीएच है वो कितनी होती है? वहां का वातावरण कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, कैसा होता है? एसिडिक रहता है, 1 to pH। हाँ, तो वहां का वातावरण एसिडिक रहता है और अम्लीय वातावरण होता है, क्योंकि उसकी पीएच जो है 1 से 3 के बीच में लगभग रहती है। उदर की जो शेप है वो किस आकार, मतलब किस आकार का होता है उदर? जे आकार में। जे आकार का। और इसकी जो दीवारें हैं उसकी कितनी लेयर होती हैं? 5। कितनी? 3। हाँ, तो जो सबसे अंदरूनी दीवार है उसकी जो विशेषता है वो क्या है? या आप बताएंगे कि जैसे जो बाहरी दीवार आती है वो किस, उसका पैटर्न क्या होता है? बीच वाली का, जैसे कि मैंने बताया था, जो बाहरी दीवार होती है वो वर्टिकल, सीधी सीधी, फिर जो बीच वाली होती है वो इस तरीके से होती है, और जो अंदरूनी दीवार होती है वो थोड़ी तिरछी होती है, और वो थोड़ी मोटी भी होती है जो अंदरूनी दीवार होती है, जिससे, क्योंकि वहां का वातावरण अम्लीय है, जिससे अम्ल से वो दीवार जल्दी खराब ना हो, तो वो अपने आप में ही और कई हिस्सों में बटी हुई होती है, जो उदर की अंदरूनी दीवार होती है। अब मुझे बात बताएंगे नेक्स्ट, जो पित्त है, पित्त का उत्पादन कौन करता है? छोटी आंत। लिवर करता है। जी। और इसका स्टोरेज यानी कि भंडारण कहाँ किया जाता है? पित्त थैली। जी, करेक्ट, पित्त की थैली में किया जाता है जो पित्त है। और जब आप कोई वसा युक्त भोजन करते हैं तो वो गॉल ब्लैडर से रिलीज होकर कहाँ पहुंचता है? वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। हाँ, तो वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो पित्त वही पहुंचेगा मुंह में, आपका कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का उदर में, और वसा का छोटी आंत में। ठीक है, तो पित्त क्या होता है? जब आपने कोई वसा युक्त भोजन करा तो वो जो बाइल है यानी कि पित्त है, वो पित्त की थैली से निकलकर छोटी आंत में पहुंचेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, जो पोषक तत्व है पाचन पूरा होने पर उनका एब्जॉर्प्शन कौन करता है, उनका अवशोषण कौन करता है, कहाँ होता है और कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटे आंत में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, करेक्ट आंसर। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट होता है ऐसा, क्या कहा जाता है उनको, जो अवशोषण का काम करती हैं? लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। चलिए इसका आंसर मैं दे देती हूँ, उसको कहा जाता है विली। तो जो उंगलियों के आकार की जो छोटी आंत की दीवारों पे संरचनाएं होती हैं, तो वो भोजन को अवशोषित करती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कल भी हम थोड़ा आधा टाइम पढ़ेंगे और आधा टाइम रिवाइज करेंगे। तो आपका परसों तक जो 2 क्लासेस बची हैं उसमें पूरा जो सिलेबस है वो रिवीजन भी उसका अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आप लोग, मुझे जो समझ आता है कि आप में से कुछ ही लोग उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आप इसको कल पढ़कर आइए, तो कल तभी क्वेश्चन पूछने में सभी अच्छे से आंसर तभी दे पाएंगे। तो कोशिश करें, आंसर गलत हो या सही हो बात अलग है। ठीक है, यहाँ कोई मार्किंग नहीं हो रही है, तो रिवीजन होगा। आप गलत आंसर भी दोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है।
तो चलिए शांति पाठ करते हैं। कौन करेंगे शांति पाठ? भाई आता है मेरे पास पिंटू। हम बताए ना तो बताए ना रिलेशन क्या है। जी, कौन करेंगे शांति पाठ? अनिमा जी आप कर लीजिए। चलिए मैम, जी दोनों हाथ कर दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथ को रख कीजिए।